जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन क्लास की तरफ से। दोस्तों, हम लोग आज की खबर जो एक श्रृंखला चला रहे थे, फिर आज से हम लोग शुरू करते हैं। आज 7 जनवरी का न्यूज़ और 6 जनवरी का जो एक अखबार का संपादकीय है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो पीटी मेंस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसी जानकारी के लिए भी आवश्यक है। किसी भी लोगों के लिए, किसी भी एक जानकार व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए इन सारे न्यूज़ों की, जो आपके राज्य में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रही हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहला न्यूज़ जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है कि जो बिहार में ऊर्जा के लिए जो है काफ़ी कुछ किया जा रहा है इन दिनों, चूँकि बिहार में जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है काफ़ी कम होता है, तो उसे बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो उन्हीं उपायों में जो है जो जगह है कोढ़ा, वो जगह है कोढ़ा में 756 किलोवाट का बनेगा पावर ग्रिड, है ना। और ये जो है आपको ये बिजली उत्पादन के लिए जो है और ये कोढ़ा के बारे में जो कहा जा रहा है कि राज्य का यह पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड होगा। इंटरनेशनल यानी कि बांग्लादेश से, चूँकि कटिहार के बॉर्डर से नज़दीक ही है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से का भी इसमें सहभागिता होगा। तो राज्य का ये पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड होगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना होगा। और ये कटिहार ज़िला है और कटिहार ज़िला में कोढ़ा प्रखंड है। तो कोढ़ा प्रखंड में जो है 756 केवी क्षमता का जो है ये 1000 मेगावाट विद्युत आपूर्ति जो है, इसमें से आपको बांग्लादेश का एक एरिया है पार्वतीपुर से फिर पार्वतीपुर से होकर के फिर ये असम की ओर जाएगा, बोरनगर बोलते हैं वहाँ, है ना। और ये ग्रिड बनेगा जिससे बांग्लादेश, फिर असम, फिर बिहार, है ना, ये कनेक्टेड होंगे। और इसके लिए जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। और जो है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानेंगे कि इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड है कोढ़ा में, ठीक है। कटिहार का एक प्रखंड है और राज्य में जो है ये सुपर पावर ग्रिड की बात अगर करें तो हम ये राज्य में ये आपको दूसरा सुपर पावर ग्रिड है, लेकिन इंटरनेशनल पहला है। कोढ़ा जो है ये दूसरा सुपर पावर ग्रिड है बिहार में, लेकिन इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड ये पहला है ना। तो पहले इस तरह का जो सुपर पावर ग्रिड है एक गया में बनाया गया है बिहार में, और लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है ना। वो इंटरनेशनल नहीं है, वो सुपर पावर ग्रिड है जो गया में बनाया गया है। लेकिन इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड जो है ये कोढ़ा में बनाया गया है, कटिहार जिला का एक प्रखंड है, ठीक है। और इससे बिहार की जो क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी बिजली उत्पादन में। और इससे जो है आपको एक जगह और भी है कि अरुण कोसी नदी पर जो है एक पनबिजली परियोजना बन रही है वहाँ पर, अरुण कोसी नदी, ठीक है, परियोजना बन रही है और 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे हो सकेगा, है ना। और इसे सतलुज जल विद्युत निगम बना रहा है। और बक्सर के चौसा जगह है, वहाँ पर भी जो है 1320 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट बना रहा है। तो बक्सर में जो बनेगा वो थर्मल है, वो कोयले से बिजली का उत्पादन होगा। फिर जो है अरुण कोसी नदी है, वहाँ पर बिजली उत्पन्न होगा, है ना। और तो इस तरीके से ये जानकारी हो गई, ये याद रखेंगे। फिर है हम लोग की एक दूसरी जानकारी इंपॉर्टेंट लेते हैं। RTS, किसी समस्या के टोल फ्री नंबर पर जो आप शिकायत करने के लिए जो है एक जो राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार जो दिया है ना, राइट टू सर्विस जो है, RTS राइट टू सर्विस जो है, इस कानून के तहत जो है सभी जो सेवाएं दी जाती हैं सुचारू ढंग से इसके संचालन करने के लिए एक, और अगर नहीं हो पा रहा है वो तो सीधे शिकायत करने के लिए जो है एक व्यवस्था की गई है। एक टोल फ्री नंबर दिया गया है ना, 14403। ये नंबर भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है आपको पीटी में, है ना। जो 67 का पीटी आने वाला है, जो आने वाले अन्य एग्जाम है बिहार से जुड़े हुए, है ना। तो एक ऐप शुरू किया गया है, जिज्ञासा नाम से शुरू किया गया, जिज्ञासा नाम से इस हेल्पलाइन नंबर है जिज्ञासा, जिस पर जो है आप अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो इसको याद रखेंगे, जिज्ञासा नाम है, ठीक है। और फिर क्या है कि हम लोग स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी बिहार में
4 शहरों को चुना गया है, जैसे कि पटना हो गया, बिहार शरीफ हो गया, भागलपुर हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया। तो इसमें बहुत सारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम किए जा रहे हैं। इसमें जो है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है एक प्रमुख मुद्दा रहा है स्मार्ट सिटी बनाने में। तो प्रौद्योगिकी जैसे कि इसमें हम एक खास सर्विलांस कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2 शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, जैसे कि पटना और बिहार शरीफ, है ना। पटना और बिहार शरीफ में कैमरे लगाए जाएंगे। ये हाईटेक सर्विलांस होंगे, सिस्टम होंगे और इसमें विशेष कैमरे लगाए जाएंगे, जैसे कि इसमें जो ऑटोमेटिक नंबर होगा, ऑटोमेटिक नंबर जो प्लेट होगा रिकॉग्निशन, वो मतलब कि वो बहुत कितनी भी स्पीड में कार अगर जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, तो उसका नंबर प्लेट पे जो रिकॉग्निशन जो होलोग्राम स्टिकर होगा, उसके मदद से जो है सारी जानकारी जो है वो जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो इससे गाड़ी आसानी से ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। और इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा, है ना। तो इन दोनों शहरों में पहले ये किया जा रहा है, पटना और बिहार शरीफ का चयन किया गया है। तो अगर हम स्मार्ट सिटी के बारे में लिखने के लिए आएगा मेंस में, तो हम इसकी ज़रूर चर्चा करेंगे, है ना। हाईटेक जो सर्विलांस कैमरे हैं, ठीक है। और जैसे कि वारदात के बाद गाड़ी किसी अपराधी का शहर में अगर गाड़ी इधर से उधर जा रही है ना, तो उसको मूवमेंट के बारे में जो है पुलिस को समुचित जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से कोई लूट हुआ तो उसको पकड़ने में जो है अपराधी को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, केवल हम उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि फिर क्या है कि लव जिहाद कानून, तो हम जानते हैं कि हाल ही में 2 राज्यों ने जो है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने अंतरधार्मिक विवाह के लिए जो है के नाम पर जो धर्मांतरण किया कर लिया था कि प्यार करके शादी कर लिए गई और उसके बाद धर्म परिवर्तन पर जोर दिया जाने लगा, चाहे वो लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, है ना। तो उसके लिए 2 स्टेट में कानून बना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो पहले ही बन गया था और 2020 में उत्तर प्रदेश में 2020 में ये बना है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, और उत्तराखंड में जो बना है कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018, उत्तराखंड में 2018 में ये बना है ना, कि लव जिहाद कानून जिसे हम बोलते हैं, इसे भाषा में साधारण भाषा में क्या है। तो है क्या कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सुनवाई करने को राजी हो गया है। जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े जी, उनके अध्यक्षता वाली पीठ ने कानूनों के विवादास्पद जो प्रावधान हैं उन पर सुनवाई करने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश की जो पीठ है उन्होंने तो इनकार कर दिया है, लेकिन उसने इन याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट आगे जो है इस पर सुनवाई भी करेगी, ठीक है। और एक बात इसमें और भी जानने का है कि जो ऐसे बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ जो है, तो कानूनों के जो विवादास्पद प्रावधान पर कुछ संगठनों ने रोक लगाने की बात कही थी कि इसको रोका जाए, तो रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, कि इसको रोका नहीं जाएगा, लेकिन सुनवाई जो है इस पर अगर कोई अनुचित बात होगी तो उस पर सुनवाई करने का भरोसा दिलाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। ये हो गया। फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें सड़क दुर्घटना का यह केस था, जिसमें एक गृहिणी की मौत हो जाती है। तो कोर्ट ने जो मुआवजे की राशि है वो काफ़ी कम करती थी और ये कहा था कि चूँकि ये गृहिणी है, ये कोई काम नहीं, कोई मतलब कि वेतनमान इनका नहीं था और ये घर के काम करती थी, इसलिए इनको उतना ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था। लेकिन क्या हुआ कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर निर्णय दिया है और गृहिणियों के मामले में एक नई व्यवस्था दी है इन्होंने कि सड़क दुर्घटना के शिकार गृहिणियों जो हैं, तो वैसे महिलाएं जो घर के काम करती हैं उन्हें भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाए, ताकि वो अपने जीवन को लगा करके पूरे परिवार का भरण पोषण उनकी सेवा करती है, तो है ना, कि वो अमूल्य है। और इसलिए जो है उनकी जो क्षतिपूर्ति की राशि थी उस महिला की, उसे 33.20 लाख रुपए कर दिया, यानी कि 33 लाख, है ना, 20,000 रुपये इनका कर दिया, जो पहले मुआवजे की राशि जो केवल 11 लाख रुपए थी, है ना। तो ये काफ़ी
और जो इसमें दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा जो निर्धारित मुआवजे की राशि जो है इसको इसलिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो है कि घर में काम करने को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक तरीके से प्रतिष्ठा का काम माना है ना। और इसमें अधिकतम मुआवजा निर्धारित करने का हर पहलू की तरफ ध्यान देने की बात की है। और इसमें कहा गया है कि काल्पनिक आमदनी का निर्धारण किया जा सकता है। और एक जो संविधान जो पीठ ने कहा है कि जो काल्पनिक आमदनी की गणना के लिए मोटर वाहन कानून 1988 में मोटर वाहन कानून आया था, एक पद्धति एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई क्या थी वो फार्मूला कि जीवन साथी की आमदनी की गणना जीवित बचे साथी की आय के 1/3 हिस्से को नहीं जीवन साथी की आय माना जा सकता है। आप इसे सीधा सीधे ये समझ सकते हैं कि जो गृहिणी के काम के इम्पोर्टेंस को दिया गया है और उस मुआवजे को बढ़ा दिया गया है ना। तो ये मुआवजा निर्धारण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संकीर्णता, आप संकीर्ण मानसिकता से नहीं सोचेंगे और है ना, और उदारता से भी बचेंगे, ताकि जो है वो न्याय जो है वो मिल पाए जो गृहिणी हैं उनको, और जो इस तरह के कार्य में लगे हुए कोई भी पुरुष या महिला हैं तो उनके काम का भी वैल्यू उतना ही है। तो ये काफ़ी एक मानवता भरा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। एक और हम चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि क्लेयर पोलसाक के बारे में। क्लेयर पोलसाक इनका जो है, क्लेयर पोलसाक ये अंपायरिंग करती हैं। क्लेयर पोलसाक है ना, क्लेयर पोलसाक जो है ये अंपायरिंग करती हैं। और पहली बार जो है पुरुष टेस्ट मैच में महिला अंपायर अगर कोई बनी है तो ये क्लेयर पोलसाक हैं। और साथ साथ ये तो टेस्ट मैच में पहली बार है, और इन्होंने कुछ दिन पहले जो है वनडे जो क्रिकेट मैच होता है उसमें भी क्लेयर पोलसाक ने जो है उसमें भी अंपायरिंग करके जो है रिकॉर्ड बनाया था कि पहली महिला हैं जो पुरुषों के क्रिकेट में जो है अंपायरिंग कर रही थी, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया की ये रहने वाली हैं क्लेयर पोलसाक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, न्यू साउथ वेल्स की रहने वाली हैं, है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लेयर पोलसाक। फिर हम एक दूसरी चर्चा करते हैं घटना की। एक अच्छी न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड जो है पहली बार नंबर 1 टीम बनी है, और ये टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनने वाली पहली बार मौका मिला है न्यूजीलैंड को जो नंबर 1 बनी है। हम जान लेंगे कि यहाँ जो न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं उनका नाम है केन विलियमसन, है ना। केन विलियमसन है उनका नाम, इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। हम लोग एक न्यूज़ चर्चा करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीटी पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमें जानने को मिलेगा काफ़ी चीज़ें। यूनिकॉर्न क्या होता है, फिर सुनिकॉर्न क्या होता है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है कि अब हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स जो है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना। तो और विश्व की शीर्ष इनोवेटिव इकॉनमी है यहाँ, जहाँ पर नए नए आइडियाज़ का उपयोग हो रहा है। तो भारत की इकॉनमी क्या है, इनोवेटिव इकॉनमी है ना, शीर्ष इनोवेटिव इकॉनमी है। और जैसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में देश में 73.2 अरब डॉलर के 21 यूनिकॉर्न हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न क्या है ना। तो आइए हम जानते हैं यूनिकॉर्न क्या है। तो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है यूनिकॉर्न जिनका मूल्यांकन जो है अगर 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का वैल्यू है, 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि इन कंपनियों को में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है ना। यूनिकॉर्न एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिनका मूल्यांकन जो है 1 अरब डॉलर से अधिक, यानी कि जो 1 अरब डॉलर से अधिक का उनका कैपेसिटी है, तो उसे हम यूनिकॉर्न कहेंगे। और जिन कंपनियों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है ना, जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन शुरुआती दौर से ही कर रही हैं, तो वैसे कंपनियों को हम क्या बोलते हैं, वैसे कंपनियों को क्या बोलते हैं, सुनिकॉर्न, है ना, सुनिकॉर्न। तो सुनिकॉर्न और 1 अरब से डॉलर से अगर ज़्यादा हो गया
तो उसे हम बोलेंगे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। और अगर $1 अरब डॉलर हुआ नहीं है लेकिन $1 अरब की तरफ वो बढ़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सूनिकॉर्न। ठीक है। तो अब क्या है कि 2022 तक जो है 50 से अधिक स्टार्टअप जो है, अंदाज एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से अधिक स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो सकते हैं, है ना। 2022 तक 50 से अधिक, है ना, ये इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। और भारत में इसी से पता चलता है कि भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये हो गया। तो और भारत सरकार देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने कई तरह की सहूलियतें दी हैं, सहायता भी दे रही है, जैसे कि पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने चर्चा किया कि 21 यूनिकॉर्न हैं अभी 73.2 अरब डॉलर के, और ये 50 तक हो जाएंगे 2022 तक, है ना, ये हो गया। और अच्छा, ये ऐसा मतलब कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना तीसरे रैंक पे इंडिया कैसे पहुंच गया? तीसरे रैंक पर पहुंचने का कारण क्या है? अगर हम इस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो मिडिल क्लास है इंडिया का, है ना, ये काफ़ी यहाँ टैलेंट है। और भारतीय आईटी कंपनियों में बढ़ोतरी हो रही है ना, और कैपिटल की उपलब्धता भी है अच्छी खासी, है ना, टैलेंट पूल है एक, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं अच्छे अच्छे यहाँ पर, है ना। तो इसलिए भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि स्मार्टफोन का बढ़ा है, नेट का उपयोग बढ़ गया है ना, और उससे और मतलब कि गति मिलती जा रही है धीरे धीरे। तो स्टार्टअप इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया जैसी पहल जो है केंद्र सरकारें चला रही हैं, है ना, तो इसे एक बूस्टअप मिल रहा है। तो ये हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक हम दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की चर्चा करते हैं कि देखिए, वर्ल्ड बैंक अगर कुछ भी कहता है तो पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी, इंटरव्यू दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक ने कहा है कि 2021-22 में 5.4%, है ना, 5.4% जो है भारत की वृद्धि दर रहने की संभावना है। तो हम देखते हैं कि विश्व बैंक ने कहा है कि जैसे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2021-22 तक जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। तो अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने जैसे कि 2020-21 को लेकर के 9.6% की गिरावट आने का अनुमान की भी बात कही है कि 9.6% की गिरावट 2020-21 में अनुमान है। यह जो है क्यों ऐसा होगा, तो निजी निवेश जो है ना, इसमें कमी है, खर्च में कमी आ गई, है ना, चूँकि लिक्विडिटी कम हो गया लोगों के पास, है ना, नौकरी चली गई लोगों की कोरोना काल में। तो जो है कि 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% का जो है वो वृद्धि का अनुमान जताया है विश्व बैंक ने। तो अब है क्या कि ये हो गया। और फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अर्थव्यवस्था से कि जो महंगाई दर चूँकि उच्च स्तर पर है अभी, तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि देखो, रेपो रेट में एक लंबे समय तक नहीं होगा बदलाव, है ना। अब रेपो रेट क्या होता है इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये अर्थव्यवस्था का एक टर्म है रेपो रेट, कि जब बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है ना, तो वो जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं, जो केंद्रीय बैंकों का बैंक जिसे केंद्रीय बैंक कहते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो जो है तो उसमें जो दर आरबीआई वसूलती है तो उसे क्या बोलते हैं, वो वही रेपो रेट कहलाता है ना। तो इसे हम समझ गए यहाँ पर। फिर हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग आज का जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अच्छा, फिर एक देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट जो प्रचार देती है उस पर भी ध्यान देंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। तो देखिए, अभी क्या है कि जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित एक प्रचार, गवर्नमेंट का प्रचार आया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, जो इनके लाभ लेने वाले लोग हैं, वो जैसे कि जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जो हम वहाँ पर जा कर के जो है वो अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ना, और वो पीओएस के पास जाकर के उन्हें लेना होगा, जो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। तो
ये है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट के प्रचार आ रहे हैं और तो उन पर भी कि क्या गवर्नमेंट कर रही है। एक चीज़ थोड़ा सा हम संपादकीय के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के विषय में नेपाल में अभी हो क्या रहा है। तो अभी हम जान रहे हैं कि नेपाल जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ हम जानते हैं कि वो बढ़ा, और लेकिन लोकतंत्र जो है उतना अभी मजबूती से पैर अपने नहीं जमा पा रहा है। और बड़ी विडंबनागत स्थिति है कि नेपाल में लोकतंत्र जो है उसको बचाने के लिए चीन का हस्तक्षेप हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये कितना सफलीभूत हो पाएगा, ये जो नेपाल का एक्सपेरिमेंट है, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो है कि वहाँ पर जो है कि लोकतांत्रिक जो इतिहास है वो थोड़ा सा डामाडोल हो गया है नेपाल का, है ना। और जैसे कि अभी नेपाल में जो है कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पर फिर से चुनाव होने वाले हैं, और जो है नेपाल में खास करके जो राजनीतिक अस्थिरता है वो लगातार बढ़ती ही गई है ना। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ भी काफ़ी टूट देखने को मिल रहा है। तो एक अव्यवस्था की स्थिति जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से लगातार वहाँ बनी हुई है। तो अभी देखना बाकी है कि वहाँ पर क्या चीन किस तरीके से उसे प्रभावित, कितनी दूरी तक वो प्रभावित कर पाता है नेपाल को, और भारत इसमें कहाँ तक जो है, अगर भारत से सहयोग लिया जाता है तो भारत भी हमेशा नेपाल को मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अभी झुकाव जो है, अस्पष्टता जो है, नेपाल द्विधाग्रस्त स्थिति में अभी चल रहा है। तो अभी देखना होगा, थोड़ा समय और गुजरने देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेपाल की स्थिति पे और गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये आपको जो है ये 7 जनवरी 2021 का जो है हम लोग अब पूरी तरीके से चर्चा कर चुके हैं, और हम लोग इसी में जो है 6 जनवरी का पेपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि अब जो है कि जल जीवन हरियाली दिवस के इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है ना। बिहार सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, और अभी हाल में घोषणा हुआ है कि जल जीवन हरियाली दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा। तो हर महीने के पहले मंगलवार को जो है जल जीवन हरियाली दिवस जो है मनाया जाएगा, और इस दिन जो है आम लोगों से संवाद करेंगे अधिकारीगण, और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाएगी। और इसमें फिर है कि चर्चा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है, जो नया जो संसद भवन बनने वाला है, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है ना। और 2022 तक की सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है ये बनेगा। और 2022 में एक खास बात है कि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, है ना। तो नए लोग जो संविधान भवन का जो निर्माण हो रहा है, संसद का जो निर्माण हो रहा है, उसे सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है 2022 में देखने को मिलेगा, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट है कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, जो सुशासन की जो कल्पना है, और जैसे कि ई गवर्नेंस की जो कल्पना है, सुशासन लाने में ई गवर्नेंस की जो भूमिका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोक सेवा का जो अधिकार अधिनियम है, इसे बिल्कुल याद रखना है, RTPS जो है ना, लोक सेवा का अधिकार अधिनियम। इसमें एक कुछ और बदलाव किया गया है। ये बदलाव है कि अब आपको ईमेल पर, अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, अगर आप फॉर्म भरते हैं प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन, तो आपको जो है आपके प्रमाण पत्र जो है ईमेल से, आपके ईमेल पर ही भेज दिए जाएंगे विभाग के द्वारा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, है ना, इस तरीके से नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, इस तरीके से। तो ये काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। तो ये ई गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना। फिर जो है हम थोड़ा चर्चा करते हैं एक जन भागीदारी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है कि आप जल जीवन हरियाली तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक आप जन भागीदारी जो है वो नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि जो
अभी पिछले साल जो स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी, है ना, इस साल का जो स्वच्छता रैंकिंग था 2020 में, तो उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी ख़राब रैंकिंग मिला था पटना को, सबसे अंतिम में ही था, है ना। इसके और भी शहर जो है गया है, तो इस तरीके से काफ़ी ख़राब रैंकिंग मिला था बिहार के शहरों को। तो वो अभी फिर से शुरू हो गया है कि शहरी निकायों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अच्छा ये करके दिखाए, है ना। तो इसके लिए जो है फिर से एक तरीके से रैंकिंग बढ़ाने की जो है वो शुरुआत कर दी है पटना नगर निगम ने, और भी जो नगर निगम है ना, ताकि रैंकिंग अच्छी आ पाए बिहार के शहरों की। फिर हम देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो बिहार में क्या कैसे प्रक्रिया क्या है, मतलब कि किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो देखिए जैसे कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से एक गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का एक प्रचार है, एक वो अपनी बात रखें, उनका कहना है, देखिए क्या कह रहे हैं कि एमएसपी पर, है ना, धान खरीद हेतु किसानों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो धान की खरीद यहाँ जो है एपीएमसी बिहार में 2006 के आसपास ही ख़त्म कर दिया गया, है ना। यहाँ एपीएमसी नहीं है, अब जो है यहाँ पैक्स, ये हर जो प्रखंड में जो है पैक्स या व्यापार मंडल है, उसके द्वारा जो है वो खरीद की जाती है। तो उसी के बारे में ये है कि किसान सलाहकार जो है वो कृषि विभाग के जो किसान सलाहकार हैं, वो प्रत्येक गांव में जाकर के शिविर आयोजित करके और जो है वो बताएंगे धान बेचने के लिए जो इच्छुक किसान हैं उनसे संपर्क करेंगे, है ना। तो और किसान सलाहकार को जो है वो उनको धान की बिक्री की मात्रा बतानी होगी, है ना, कितना वो धान वो बेचना चाहते हैं पैक्स या व्यापार मंडल पर, और धान कब मतलब कि बेचना है वो तारीख जान लेना है, वहाँ जाना है और उनको बेच देना है। एमएसपी का प्राइस जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, तो वो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उनको 48 घंटे के भीतर किसान को दे दिया जाएगा। तो ये बता रहा है कि बिहार सरकार कितनी सजग है किसानों के अधिकारों को लेकर के। तो इस बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ हो गया, और फिर हम लोग देखिए हम दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। आइए यहाँ पर, अच्छा हाँ, देखिए हम लोग अभी जो 7 तारीख वाले जो पेपर में स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी जो सर्विलांस सिस्टम लगेगा, कैमरा लगेगा, है ना। 2 शहरों को चुना गया है 7 तारीख वाले पेपर में जो था, आज वाले पेपर में, कि पटना और बिहार शरीफ को चुना गया है। तो ये 6 तारीख का जो पेपर है इसमें कि 4 शहरों को में जो है स्मार्ट सिटी योजनाओं में जो तेज़ी लाने के लिए जो है वो कार्य शुरू किया गया है। कि अभी जैसे कि देखिए इसमें एक बड़ा अच्छा न्यूज़ है कि स्मार्ट सिटी का उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ का जो आर्थिक विकास करना है, और जो है वहाँ का जो बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास, है ना, स्थानीय क्षेत्र विकास से जो है उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत करना है ना, आईटी का उपयोग करना है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना है ना। फिर हम एक चर्चा करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है गतिशील अर्थव्यवस्था, है ना। गतिशील अर्थव्यवस्था के नाम से ये प्रभात खबर में एक संपादकीय है, हम उसकी चर्चा करते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए इस चर्चा में क्या है कि जो 2020 जो है कोरोना काल में बिल्कुल आर्थिक मंदी में हमारी जो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो फंसी, हमारे भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी में फंसी, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे उभरने का संकेत मिलने लगा है। तो उसी के बारे में चर्चा है कि वो कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और कैसे हम उस मंदी से तेज़ी से बाहर निकल पाएंगे, क्या उसके लिए किया जाना चाहिए। तो उस पर ये मेंस का भी प्रश्न बन सकता है ना। इस पर ध्यान रखेंगे चारों इस तरह की चीज़ों पर। तो जैसे कि जो चालू वित्त वर्ष में पहली और दूसरी जो तिमाही के नतीजे आए वो काफ़ी झटके देने वाले थे। काफ़ी नकारात्मक जो ग्रोथ है वो चला गया था, नेगेटिव में हो गया था, है ना।
लेकिन ये क्या है कि तीसरी तिमाही से जो है वो थोड़ा थोड़ा सुधरना जो है वो शुरू हो चुका है, और उम्मीद किया जा रहा है कि 2021 में जो है वो काफ़ी हद तक संभल चुके होंगे, हम आर्थिक मंदी से बाहर आ चुके होंगे, है ना। तो फिर क्या है कि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का आधार जो है भारत में मजबूत दिख रहा है ना, कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, अर्थव्यवस्था का आधार हमारा मजबूत है। तो लेकिन फिर भी क्या है कि आर्थिक गतिविधियां तो थम ही गई थी, बिल्कुल पूरी तरीके से लॉकडाउन था, है ना। लेकिन क्या था कि इसी दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया, और आत्मनिर्भरता का आह्वान का मतलब क्या हुआ कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, और घरेलू उत्पादन के साथ साथ मांग को बढ़ाना है ना। घरेलू उत्पादन के साथ साथ क्या करना है, मांग को बढ़ाना है। इसलिए हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, क्योंकि एमएसएमई जो देश का टोटल उत्पादन होता है उसमें 45% सेक्टर जो उत्पादन है वो एमएसएमई सेक्टर से ही आता है ना। इसलिए यहाँ पर और देखते हैं कि केंद्र सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो है 3 चरण में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, और ये धीरे धीरे दी भी जा रही है ना। और जो है कल्याण कार्यक्रम चलाया गया, गरीब कल्याण कार्यक्रम, जिसके तहत जो है समाज के गरीब और वंचित वर्गों को काफ़ी हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। फिर हम देखते हैं कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे, है ना, विनिर्माण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे, और निर्यात को बढ़ाना चाह रही है कि निर्यात अगर बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, तो निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा, उससे फिर रोजगार उत्पन्न होगा, है ना। बेरोजगारी दूर होगी, जो बेरोजगारी, विकराल बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है भारत अभी, तो वो काफ़ी दूर होगी, ठीक है। और फिर क्या है कि राहत पैकेज की घोषणा तो की ही गई है, उसे और भी बढ़ाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक आर्थिक सुधार की भी शुरुआत की गई है ना। और हम देखते हैं कि जैसे कि लेबर रिफॉर्म है, फिर आपको हम देखते हैं कि जो किसानों से संबंधित जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की भी शुरुआत हो चुकी है ना। और फिर जो है फॉरेन जो भारतीय सरकार में, भारतीय लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट का भरोसा विदेशी जो है उनका बरकरार रहा है, उससे क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर की जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर हम देखते हैं कि इस दौरान क्या हुआ कि कोरोना काल में एक बड़ी पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता दिखती है किस चीज़ में, तो विदेशी मुद्रा भंडारण जो है हमारा बढ़ा। इसके कई कारण हैं, लेकिन फिर भी कई कारण हैं। तो क्या हो गया कि इससे कि फॉरेन मनी रिजर्व जो है वो बढ़ा, है ना। तो ठीक है, एक ये है, तो इसके कारण से जो है कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, तो एक सकारात्मक चीज़ है। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे ताकि इस तरह की कोई क्वेश्चन आए तो इस पर हम ध्यान दे पाएँ, है ना। और ये हो गया कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं इसमें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर कि देखिए, कोची मंगलूर जो है 450 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन शुरू हो चुकी है ना, उद्घाटन किया, है ना। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है ये गेल इंडिया जो है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है ना। और जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम देखते हैं कि ये आपको जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि एक देश एक गैस ग्रिड, है ना। कई तरह के ग्रिड, एक जैसे कि एक देश एक गैस ग्रिड, है ना, एक देश एक गैस ग्रिड की संकल्पना को जो पूरा करने में ये जो परियोजना है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कोची मंगलूर 450 किलोमीटर लंबी जो गैस पाइपलाइन है। और फिर क्या है कि ये अगले 5-6 साल में जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क जो है इसको दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है सरकार के द्वारा, है ना। और जो इस जो कोची मंगलूर 450 किलोमीटर लंबी जो गैस पाइपलाइन है, इसको प्रधानमंत्री ने जो है एक ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया है भारत का, और एक ऐतिहासिक दिन बताया है ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। और जो है ये परियोजना जो है कई लोगों को जो है प्रभावित करेगी, सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इससे लाभ क्या होगा, तो इस परियोजना जो गैस पाइपलाइन परियोजना है, इससे या किसी भी कोई भी जो गैस पाइपलाइन परियोजना होती है उससे लाभ क्या होता है ना। तो ये परियोजना से पर्यावरण को काफ़ी लाभ है। तो कैसे लाभ है भाई पर्यावरण पे, तो हम देखते हैं जिसके पाइपलाइन से पर्यावरण हितैषी और सस्ता ईंधन जो है
मतलब कि पर्यावरण को नहीं खराब करने वाला और सस्ता ईंधन जो है घरों में पहुंचाया जाएगा पाइप के माध्यम से, है ना। PNG बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। PNG, CNG सुना हमने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर अब सुनते हैं क्या, PNG, पाइप, जो पाइप से होकर के जो नेचुरल गैस है वो आ रहा है, तो PNG बोलते हैं, है ना। ये क्या है, एक स्वच्छ ईंधन के उपभोग है, स्वच्छ ईंधन की तरह ही जो है इसका हम उपयोग करेंगे, इससे कम प्रदूषण निकलेगा, वायु की गुणवत्ता में सुधार भी होगा, है ना। जो वायु की गुणवत्ता चूँकि काफ़ी कई सारे वैश्विक जो सूचकांक है इसमें काफ़ी ख़राब स्थिति भारत के शहरों की है ना। देश के परिवहन क्षेत्र को CNG मिलेगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलेगी, है ना, जो प्रदूषण को कम करेगी। और है ना, पाइपलाइन जो जिन जिलों से गुजरेगी पाइपलाइन, तो जो भी वहाँ पर व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयाँ हैं, प्राकृतिक गैस मिलेगी वहाँ पर, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पर। फिर हाँ, फिर एक PT के लिए है, 66 BPSC PT के लिए देखिए एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फास्टैग के जरिए पथकर संग्रह बढ़ा है 200 करोड़ का, है ना। तो अब हम यहाँ जानने की बात है कि फास्टैग क्या है। जो टोल टैक्स हम जो पथकर होता है कि जो जमा करते हैं, तो वही फास्टैग जो है आपको जब आप हाईवे पे जाइएगा तो आपको दिखेगा फास्टैग का बोर्ड, है ना, कि आपकी बहुत जल्दी से जो है आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दोनों से जो है आप रोड टैक्स जो है लेन देन की जा सकती है ना। तो इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फास्टैग क्या है, तो पथकर संग्रह, है ना, इसके ज़रिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, हम लोग 6 जनवरी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो PT मेंस इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम लोग हर दिन का जो आज के बाद से जो है हम लोग करते जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो है कि किसी भी लोगों के लिए, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इसमें और भी इम्पोर्टेंट चर्चाएं जो आज की खबर के नाम से हम लोग करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, जय जोश, जय